नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक शुरुआत इसको मैं कहता हूं नई परंपरा की पहले मेहमान को ही जोड़ लिया जाए। हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। स्वागत है। ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ, हमने कार्यक्रम भी किया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कनाडा ही नहीं, मैक्सिको ही नहीं, भारत तक में आशंकाओं के बादल मंडराने लगे। तमाम खतरे ही खतरे चारों तरफ। लेकिन इसी बीच 36 घंटे बमुश्किल गुजरे होंगे शपथ विधि के। ट्रंप साहब के खिलाफ अमेरिका में ही बगावत हो गई। इस बगावत की चर्चा हम इसलिए आज कर रहे हैं, इससे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होती क्या है वो समझना जरूरी है। लोकतंत्र किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। 22 राज्य ट्रंप के आदेशों के खिलाफ अदालत चले गए हैं। ट्रंप तो मुश्किल में है ही, 277 मिलियन डॉलर उड़ा दिया, जिसने अमेरिका को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए बड़ा वाला अडानी, वो भी खतरे में है। उसकी नजर तो यूके से लेके इंडिया सब पर थी और है, थी नहीं है। अब ये नजर, जिन नजरों में तमाम सातिराना साजिशें हैं, उन नजरों की साजिशों को बेनकाब सिर्फ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ही कर सकती है। क्या अमेरिका की तर्ज पर इंडियन डेमोक्रेसी भी आगे बढ़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं। सीधा पहला सवाल, क्या 36 घंटे में ऐसा हो गया जो अमेरिका की डेमोक्रेसी ने एक नई इबारत लिखने की शुरुआत कर दी? हेमंत भाई। धन्यवाद आशीष जी। देखिए, अमेरिका जो है वो सही मायनों में एक फेडरल कंट्री है। वहां पर देश की जो केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति, और जो प्रदेशों की सरकारें हैं, वो अपने आप में काफी हद तक इंडिपेंडेंट है और उनके सबके क्षेत्राधिकार जो है बाकायदा वो वेल डिफाइंड है। और वहां पर राज्यों के पास बहुत ज्यादा अधिकार है, बहुत ज्यादा अधिकार। और कई राज्यों के तो अपने नागरिकता के भी अलग से कानून है, वो कोई समस्या नहीं। और जो आपने बहुत ही बेहतरीन शब्द कहा है कि एक्चुअल डेमोक्रेसी क्या होती है, ये इस बगावत में दिखाई देता है। और सही मायनों में ये बगावत है। जब नया नया राष्ट्रपति आता है ना, तो उसका कुछ हनीमून पीरियड भी होता है कि सब फील गुड फैक्टर में देश को रखते हैं, कोई इस तरह की चीज नहीं होती। लेकिन आप कमाल देखिए, परसों रात को 10:30 बजे हिंदुस्तानी समय के मुताबिक ट्रंप साहब ने शपथ ली थी और उसके बाद उन्होंने तमाम 78 के आसपास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो 150 साल पुराना नागरिकता कानून था, जिसमें जन्मजात नागरिकता की बात है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा वहां पर पैदा होता है, उसको अमेरिका का नागरिक मान लिया जाएगा। इस कानून के अंदर ये व्यवस्था है। ट्रंप साहब ने विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन उसको निपटा दिया। उसको कह दिया कि 30 दिन के बाद ये कानून नहीं रहेगा, उसको लागू करने के लिए 30 दिन का समय। अब वहां के 22 राज्य, 50 राज्य टोटल है अमेरिका में। कनाडा को 51वां बनाना चाहते हैं एलन मस्क और ट्रंप साहब, तो फिलहाल तो 50 है। तो उसमें से 22 राज्य, उसमें 2 अदालतों में चले गए, अलग अलग 2 अलग अलग कोर्ट्स के अंदर। उसमें से 18 राज्य और 2 शहर तो मैसाचुसेट्स की उसमें चले गए अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और 4 राज्यों ने, जो वाशिंगटन है उसका जो वेस्टर्न कोर्ट है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें अपील दायर कर दी है कि ट्रंप साहब के इस आदेश को तत्काल खारिज किया जाए। ये असंवैधानिक है। और ये असंवैधानिक क्यों है, उन्होंने इसको भी पूरा डिटेल में दिया है कि जो 14वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसमें यह व्यवस्था है कि जो अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा है वो वहां का नागरिक होगा, नेचुरल सिटीजन होगा। तो ये एक कलम के साथ इन्होंने जो कर दिया है, ये गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। और अगर सही मायनों में कोट एंड कोट आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा गया है कि ट्रंप शक्तिशाली हैं लेकिन राजा नहीं। वे एक कलम के झटके से संविधान को नहीं बदल सकते और ना ही नया संविधान लिख सकते हैं। लिहाजा उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। ये अपील है दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैसाचुसेट्स में भी और वाशिंगटन वेस्टर्न कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न कोर्ट में। इसमें 16 लाख हिंदुस्तान के भी बच्चे हैं जिनको इस तरीके से वहां पर नागरिकता मिली है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा डिसरप्टिव एक तरीके से ये आदेश है। और वहां की कितनी वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी है, जैसा आपने कहा कि तत्काल लोगों ने उसकी गंभीरता को समझा, उस बात की गंभीरता को समझा।
और उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, और उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि राष्ट्रपति को अभी 36 घंटे ही हुए। वो तो जैसे ही उसका आदेश आया, उस पर तत्काल वहां के जो अटॉर्नी जनरल थे इन स्टेट्स के, उन्होंने तत्काल इस पे केस बना करके फाइल भी कर दिया। ये स्पीड केवल ऐसे ही देश के अंदर हो सकती है, जो चीजों के महत्व को समझता हो, जो चीजों की गंभीरता को समझता हो, संजीदगी को समझता हो, संवेदनशीलता को समझता हो। ये बेसिकली क्या है, देखिए 50 स्टेट्स के अंदर 22 स्टेट्स का ऐसे चले जाना, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बेहद असामान्य घटना है, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना भी। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि ट्रंप साहब देश के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों सदनों में बहुमत भी है। लेकिन वहां अमेरिका में एक व्यवस्था और है आशीष भाई, अगर आपको संविधान बदलना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो ट्रंप के पास नहीं है। नहीं, जब ट्रंप के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो उन्होंने ये काम क्यों किया, ये भी समझने की बात है। उन्होंने ये काम, जो उनकी भगत मंडली है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कहते हैं उसको, वो एक पूरा ग्रुप है व्हाइट सुप्रीमेस्ट का, तो उनको खुश करने के लिए, देखो भाई मैंने तो कर दिया, पिच पे आया और पहली गेंद स्टेडियम से बाहर, ग्राउंड से बाहर नहीं। तो जो ट्रंप का जो एक खास अंदाज है ना, वो कल तलवार से केक काटते हुए देखा होगा आपने आर्मी के फंक्शन में, और तमाम तरह की चीजें, तो इस तरह की ऑप्टिक्स वो करते रहते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसका देश में फॉल आउट क्या होगा, पूरी दुनिया में अमेरिकन सोसाइटी के बारे में क्या मैसेज जाएगा, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनके भक्त खुश रहने चाहिए, जैसे मोदी जी अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, तो अलग अलग वेशभूषाएं पहन के फोटोशूट्स होते हैं, ऑप्टिक्स होती हैं, सुरंगों के अंदर हाथ हिलाए जाते हैं, चश्मे लगाए जाते हैं अंधेरे में, वो खास तरह की एक, तो वही ट्रंप ने किया वहां पर, कि उनकी जो भगत मंडली है, उनको लगे कि अरे यार ये तो बॉस कल ओथ ली, और ओथ लेने के चंद घंटे के अंदर इन्होंने तो ये खेल कर दिया। तो उनकी जो आत्मा की तृप्ति के लिए किया गया था, और ये मुझे लगता नहीं कि अमेरिका के लॉ के मुताबिक अपहेल्ड होगा किसी भी अदालत में। ये जरूर है कि इसमें लटकता रहेगा मामला, इधर उधर होता रहेगा, लेकिन तब तक ट्रंप अपने समर्थकों को ये कह सकते हैं कि मैंने तो कर दिया भाई, मैंने पहला काम यही किया। तो ये इस तरह का जो ऑप्टिक्स है अमेरिका जैसे देश में, ये पहली बार देखा गया है। और इस तरीके के विरोध के स्वरूप कि 22 राज्य और 2 बड़े शहर अदालतों में चले जाए अपने राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है, यही कह सकते हैं। जो आपने कहा एक बात हेमंत भाई कि मोदी के तर्ज पर, कल भी हमने चर्चा में कहा था कि मोदी, हालांकि कुछ लोग असहमत हैं, लेकिन मोदी से बड़ा मोदी हो सकता है, कुछ लोग छोटा मानते हो, लेकिन ये मोदी से बड़े वाले मोदी, वहां पे अडानी से बड़े वाले अडानी भी हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। अब एक बड़ी परीक्षा जो अमेरिका में होनी है, अमेरिका की परीक्षा की बात हम कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे अभी इंडिया तो तुम परीक्षा नहीं कर पा रहे, अमेरिका में पता है जिस टाइप लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं हमारे देश में। तो अमेरिका की एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि आज तक अमेरिका में मीडिया को गोदी होते और अदालतों को घुटने टेकते हमने नहीं देखा। वहां की मीडिया ऐसी है कि मतलब पीक पर अपने प्रचंड शक्ति के स्वरूप में हो, अवतार में हो वहां का राष्ट्रपति, तब भी वो उधेड़ देती है। झूठ बोलने पर राष्ट्रपति का भाषण, लाइव टेलीकास्ट भाषण रोक देती है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि ट्रंप ने पहले ही 24 घंटे में कितने झूठ बोले, देखा होगा आपने? 10 झूठ बोल दिए। 10 के टोटल 22 के आसपास का आंकड़ा है पूरा। वो अब तक का है, पहले दिन की बता रहा हूँ, पहले 24 घंटे में उन्होंने 10 झूठ बोले। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछली ट्रम्प जो थी ना उनकी, पिछली पूरी 4 साल की ट्रम्प का भी हिसाब किया था उन्होंने डेली बेसिस पे, अगर आपको ध्यान हो तो। उसको लाइव मीटर बोलते हैं। लाइव मीटर, एग्जैक्टली। वो लाइव मीटर में वो झूठ की रिपोर्ट निकाल दी है। अब बताइए अगर हमारे यहाँ ये वो मीटर का इस्तेमाल हो जाए तो मीटर चटक जाएगा, चटक जाएगा ना, टूट जाएगा या गर्म होकर पिघल जाएगा ताप से, मोदी जी के ताप से पिघल जाएगा। यहाँ पर वो मीडिया का काम नहीं, यहाँ पर तो झूठ की भी वाहवाही है। वहां पर असली परीक्षा है अदालतों की, और मुझे लगता है ये उनके जो आदेश आए हैं ताबड़तोड़, ये अपहेल्ड होंगे, रोक दिए जाएंगे, इन पर लगेगी रोक पक्का। जस्ट कितने दिन का होता है, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, वो मना सकते हैं मागा जो है। लेकिन उसके साथ एक सवाल और भी है, वहां पर जो बड़े अडानी हैं उन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया, सुनने में आया है। उस पैसे की केवल मैं इंडिया, केवल अमेरिका के नजरिए से नहीं देख रहा हूं कि आप पैसा खर्च करके किसी देश में राष्ट्रपति पद पर अपने मनचाहे व्यक्ति को बैठा लो। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी, अलग अलग कंट्रीज के और खासकर भारत के लिहाज से
क्योंकि भारत वो चीज पिछले 10 साल से देख रहा है बात। उस लिहाज से जरा वो मैं समझना चाहता हूं मस्क साहब को। कल को आज अमेरिका, अगर अमेरिका में इसलिए सवाल है कि अमेरिका में अगर 277 मिलियन डॉलर खर्च करके वो राष्ट्रपति बनवा सकते हैं, वो दोनों सदनों में बहुमत ला सकते हैं, तो भारत जैसे राज्यों में जहां पर डीप स्टेट की बात भाजपा ही कर रही है, डीप स्टेट बार बार बात होती है ना, डीप स्टेट क्या है, इस पे चले जाएंगे तो आधा घंटा का अलग विषय है। डीप स्टेट कब ये शब्द इस्तेमाल हुआ, कैसे आया ये डीप स्टेट शब्द, ये अलग विषय है। तो अगर ये पैसे के इस्तेमाल से अमेरिका जैसे देश में ऐसा हो सकता है, तो भारत में तो जिसको चाहोगे उसको प्रधानमंत्री बना देगा यहाँ का औद्योगिक समूह पूंजीपति। हेमंत भाई। आशीष भाई, एलन मस्क क्या चीज है, पहले तो इसको डिफाइन करें, जैसा आपने बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछा, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे भी इस पे बात करनी चाहिए कि ये क्या, इस पे बात करें। एलन मस्क वो व्यक्ति है जो हम अभी तक, केवल मेरी जब आपकी बात हो रही थी तो 277 मिलियन की बात कर रहे थे, ये बात वहां तक नहीं है आशीष भाई। अगर आप एलन मस्क की बैकग्राउंड देखें, इनके ट्रंप से, ये ट्रंप के धुर विरोधियों में रहे, इनका धुर विरोधियों में रहे, इनका प्यार ट्रंप के साथ जागा 2022 के अप्रैल में, और तब उन्होंने ट्विटर, जो तब ट्विटर था, अब इनको एक्स बना लिया, उसको खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। ठीक, उस समय पर जो अक्टूबर में उन्होंने ये डील फाइनल की, ये डील वो क्या करेंगे, वो तो टेक्नोक्रेट है, तो वो ट्विटर का या एक्स का क्या करेंगे, उन्होंने पूरे अमेरिका के नैरेटिव और प्रोपेगेंडा मशीनरी को सेट करने के लिए अक्टूबर 2022 में 44 बिलियन डॉलर में पहले ट्विटर खरीदा, 44 बिलियन डॉलर पहला, और उसके बाद उन्होंने ये शुरुआत थी, और फिर ऑफिशियली उन्होंने, जो हम जैसा आपने कहा, उन्होंने 23 अरब और 95 करोड़ रुपए, क्योंकि दर्शक कहते हैं कि रुपए में बताइए साहब, डॉलर में, मिलियन में बताइए आप, तो दर्शकों की सुविधा के लिए भी बदला काम अपने को तो कन्वर्ट करना पड़ता है। 23 अरब 95 करोड़ रुपया, यानी कि 277 मिलियन डॉलर ऑफिशियली एलन मस्क साहब ने अपने क्या नाम है, ट्रंप साहब के राष्ट्रपति के अभियान में और उनके दोनों सदनों के अंदर बहुमत जुटाने के लिए, सांसदों के प्रचार और जो भी खर्चे पर्चे होते हैं उस सारे के अंदर ये अमाउंट खर्च की। तो जो व्यक्ति, ये जो उनकी टोटल जो खर्चा है, जो 277 मिलियन है, ये उनके जो टोटल वर्थ है उसका 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। और थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए और बता दूं, कोई गलतफहमी हमारे बीच में ना रहे, मस्क की हर रोज की कमाई जानकर दर्शक हैरान रह जाएंगे। रोजाना उस व्यक्ति की 1040 करोड़ रुपए की कमाई है, एवरी डे 1040 करोड़ रुपए, और साल की उनकी कमाई है 3,80,000 करोड़ रुपए। तो उन्होंने अगर 38 अरब रुपए, 23 अरब रुपए खर्च भी दिए तो उनको तो कोई बात फर्क नहीं पड़ा। और अमेरिका की पूरी सत्ता और उसकी नीति नियंत्रण आप देख रहे हैं लगातार, जब से ट्रंप निर्वाचित हुए हैं, वो किसके हाथ में है? ट्रंप और एलन मस्क एक दूसरे के पूरक। हमारे यहां देखिए क्या है, एक बेसिक फर्क है, अडानी साहब की सारी सेवाएं ली जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको ऑफिशियली आप पब्लिकली एंडोर्स नहीं कर पाते। लेकिन ट्रंप ने एक नई शुरुआत कर दी है कि वो इसको बाकायदा एक दूसरे को एंडोर्स करते हैं, क्योंकि वहां की सोसाइटी में इसका बुरा नहीं माना जाता। अब सवाल ये है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि केवल 23 अरब रुपए खर्च करके, 23 अरब 95 करोड़, 24 मान लीजिए इसको, 24 अरब यानी कि उसके नेटवर्थ का अगर 1% से भी कम खर्च करके वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता पर नियंत्रण कर सकता है अपने प्रॉक्सी के जरिए, तो पूरी दुनिया के साथ क्या कर सकता है? 6 से 7% अगर उसने अपना लगा दिया, एक्स उसके पास ऑलरेडी है, तो वो तो दुनिया के बड़े से बड़े देशों में जिसको चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनवा दे। ये एक नए तरीके का पूंजीवाद है। और जो आप, जब से ट्रंप ने शपथ ली है, अगर आपने दोनों की इनकी टोन और टेनर देखा हो ना, क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, कनाडा को हम अपना 51वां स्टेट बना लेंगे, वहां के निर्वाचित प्रधानमंत्री ट्रूडो को कहते हैं आइए गवर्नर साहब, गवर्नर ऑफ अमेरिकन 51st स्टेट, कनाडा को अमेरिका की स्टेट बता रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उनको पसंद नहीं है, उनकी शक्ल ही पसंद नहीं है। जर्मनी के अंदर एलन मस्क कौन होते हैं भाई दिवे, हु इज ही? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में दो देशों के बीच में वो जर्मनी में एक खास तरह की जो एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये रिश्ता जो है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो तो चूंकि अमेरिका के बॉर्न सिटीजन नहीं है, तो वो तो राष्ट्रपति बन नहीं सकते।
तो वो जिसको चाहे जो चाहे कर दे। ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर को सोचना पड़ेगा। एक दूसरा और भी महत्वपूर्ण बात, दुनिया की नीतियां क्या होंगी उस पर भी वो नियंत्रण पाना चाहते हैं, इसीलिए ये पैसा खर्च किया उन्होंने, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और जो ट्रंप की भाषा देख रहे हैं आप परसों से, उसके ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, उसके ऊपर इतना टैरिफ लगा दूंगा। हिंदुस्तान की शेयर मार्केट का हाल देख लिया होगा आपने, कल परसों शपथ ली थी, कल शेयर मार्केट का देख लिया होगा आपने। तो ये बेसिकली ट्रंप साहब, मुझे तो ये लगता है कि टैरिफ को हथियार बना करके एक आर्थिक महायुद्ध छेड़ने के चक्कर में, कि पूरी दुनिया में जैसे चाहे वो अपने उसको हाँक ले अर्थव्यवस्था को, और इसके पीछे भी सारा का सारा खेल ट्रंप का है, अपने एलन मस्क का है। तो ये जो खतरनाक कॉकटेल बना है अमेरिका के अंदर एलन मस्क और इसका ट्रंप का, ये पूरी दुनिया को बहुत गंभीरता से प्रभावित करने वाला है, खास तौर पर उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर के। क्योंकि ट्रंप का तो आपको पता है, उसको टेस्ला भी चलानी है, स्टारलिंक भी चलानी है, उनके टारगेटेड देश है, मुझे कहां कहां क्या क्या करना है। और वो हमेशा एक और चीज याद रखिएगा, वो साझेदारी में भरोसा नहीं करते, मोनोपोलिस्ट है, वो एकाधिकारवादी बिजनेस करते हैं। तो जहां भी जाएंगे, जो उन्होंने अमेरिका में किया है वो बाकी जगह नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो दुनिया में एक खास तरह का एक परिदृश्य पैदा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई है, कि कैसे एक अरबपति खरबपति व्यक्ति पूरी सत्ता का संचालन अपनी फाइनेंशियल पावर से हथिया सकता है। ये आने वाले दिनों में दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब तक ये खेल छुपा छुपी होता था, अमेरिका में ये पहली बार सार्वजनिक हो गया है, ये खतरनाक बात है। जो बिडेन का विदाई भाषण तो आपने सुना ही होगा, याद होगा। विदाई भाषण में उन्होंने संकेत दे दिया था कि ये बड़ा खतरा जो जुगलबंदी है, जुगलबंदी बहुत खतरनाक है। उसके तमाम आपने आने वाले कल के जो है को लेकर के जितने अंदेशे आपने कई बता दिया। टिकटॉक के बारे में अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी, टिकटॉक को खरीदने की व्यवस्था करीब करीब हो गई है। और मस्क साहब के बारे में जानना जरूरी है कि हम लोग किसी और के हवाले से नहीं कहेंगे, उनकी बेटी एक है ट्रांसजेंडर। उनकी बेटी ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं, कोई भी जाकर के गूगल में मस्क और उनकी बेटी के बारे में सर्च कर लेगा। बेटी ने कई बार कहा कि यह सबसे क्रूर इंसान। बहुत सारी टिप्पणियां, ये मतलब ये कोई दबी छिपी खबर नहीं है, गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए। तो मस्क के बारे में अगर बेटी की ऐसी राय है तो मस्क की मंशा खतरनाक होगी ही होगी। अच्छा, जब बात ये आती है तो एक चर्चा, और मैं मस्क की बेटी के हवाले से आज कुछ बातें कह रहा हूं। मस्क की बेटी ने कहा बहुत खतरनाक है। सरकार आते ही जो पहला फैसला हमने सुना था, वहां पर सिर्फ 2 ही जेंडर रह गए अमेरिका में। और मैंने एक बात आपको कहा कि मस्क की बेटी ट्रांसजेंडर है। तो फैसला ट्रंप ले रहे हैं या मस्क ले रहे हैं? मस्क को, ये सब मैं बेटी के हवाले से कह रहा हूं, मस्क को बड़ा क्रूर बताते हुए कहा था कि ट्रांसजेंडरों से नफरत करता है मेरा, मैं उसे अपना बाप नहीं कह सकती। और पहला फैसला हुआ कि नो थर्ड जेंडर। कौन चला रहा है? अमेरिका। अब जब बड़ा सेठ इतना खतरनाक है तो फिर छोटे सेठ वगैरह भी रह नहीं पाएंगे। यहीं पर भारत को लेकर के आशंकाएं। और जब भारत में 10 साल हम उस सिस्टम में रह चुके हैं जहां पर पूंजीवादी अदृश्य साम्राज्यवाद, ये पूंजीवादी अदृश्य साम्राज्यवाद है जो लोकतंत्र के लिबास में लिपटा हुआ है। यही है ना हेमंत भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकतंत्र के लिबास में लिपटा हुआ पूंजीवादी साम्राज्य क्या भारत को निगल नहीं लेगा? ये खतरा आपको नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे भारत सॉफ्ट टारगेट नजर आता है। क्यों? वजह क्या है सॉफ्ट टारगेट की? मैं और 30 सेकंड ले लूं। जहां पर जो सिविलाइजेशन होता है, सिविल सोसाइटी होती है, लोग होते हैं ना, वो अवेयर होते हैं, वो वाइब्रेंट होते हैं। जहां के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं, संवैधानिक वहां का ढांचा मजबूत होता है, उसके अंग मजबूत होते हैं, वहां पर ऐसे तमाम खतरों को निपटा लिया जाता है, मतलब खतरों को निगल लिया जाता है। अमेरिका के सिस्टम में आज भी मुझे यकीन है कि मस्क सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे निजी तौर पर यकीन है, जितना मैं अमेरिकी डेमोक्रेसी को देखता आ रहा हूं, मस्क जैसे लोगों को वहां की डेमोक्रेटिक सिस्टम सोख लेगा, खत्म करेगा। लेकिन भारत उसके उलट है।
यहाँ पर अंधभक्तों की फौज है, यहाँ की इस एजेंसियां जो है पंगु हो चुकी हैं, एजेंसी तमाम जो है वो पमेरियन टाइप का काम कर रहे हैं, संवैधानिक ढांचा कोलैप्स के करीब है। तो यहाँ के लिए उसको मैं उस चीज को यहाँ के दशा में देखूं तो बड़ा सॉफ्ट टारगेट भारत नजर आ रहा है हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, इसमें एक बेसिक फर्क समझना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान आज तो काफी ताकतवर है कहने को। अगर 1970 के दशक की बात करें तो ये हिंदुस्तान ही था, इंदिरा गांधी ही थी। जो रिचर्ड निक्सन के साथ उन्होंने क्या किया था उन्हीं के राष्ट्रपति भवन में, मत बोलिए आप। ये अलग बात है कि अब इंदिरा गांधी कहां से लाओगे आप, अब तो मोदी जी हैं। मोदी जी ने, देखिए, ट्रंप माय फ्रेंड डोनाल्ड और पता नहीं क्या क्या, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, क्या क्या किया आपने सारा देखा। हम किसी के पक्ष या विपक्ष की मैं कभी बात नहीं करता, केवल तथ्यों की बात करता। जब हिंदुस्तान अमेरिका से आए हुए गेहूं पर निर्भर था तमाम तरह की, उस पर, उसके बावजूद जो अपने इंदिरा गांधी जी ने रिचर्ड निक्सन के साथ किया था, और बांग्लादेश बनवाते समय जब उन्होंने कहा कि हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा 7th नहीं 8th और 9th भी भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक वो फ्लीट आता उससे पहले कार्यक्रम कर दिया गया था। हिंदुस्तान को आज की तारीख में अगर किसी एक चीज की जरूरत है वो इंदिरा गांधी की जरूरत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यहाँ और भी प्रधानमंत्री हुए, उनकी भी अपनी अपनी अचीवमेंट्स है। मैंने इंदिरा जी का जिक्र क्यों किया? जैसे ही ट्रंप के शासन संभालने का समय आया, आप मोदी जी के कामकाज देखिए। गुरवंत पन्नू घोषित आतंकवादी है भारत के हिसाब से, उसकी हत्या के कथित षड्यंत्र और सारी चीजों के अंदर हिंदुस्तान की सीआरपीएफ का एक अधिकारी विकास यादव, उसको उसकी संलिप्तता स्वीकार करी भारत सरकार ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस नोट जारी करके। नंबर एक, पहली बार, ये कभी नहीं हुआ। एक विश्वगुरु की घटनाएं बता रहा हूं मैं, ट्रंप के आने से जस्ट पहले बाकायदा प्रेस नोट जारी हुआ, कहो तो मैं दिखा भी सकता हूं, एक एमएचए की वेबसाइट पे। उसके बाद यही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा ट्रंप ने कि 18,000 भारतीयों को हम वापस भेजेंगे, जो भी, तुरंत उसकी हाँ कर ली कि हाँ हम स्वीकार करने को तैयार है। सोच सकते हैं आप, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई बात। ये वही लोग हैं जो अब वो जो मोदी मोदी करते हैं अमेरिका के एयरपोर्ट्स के ऊपर, हाउडी मोदी में जाते हैं, ये वही लोग हैं। और ये जो आएंगे, अब गए तो थे दुल्हे बन के, सब कुछ बेच बाच के गए थे, सपनों की दुनिया में गए थे, अब वापस फिर मोदी के उसी अमृतकाल में आ जाएंगे जहां 5 किलो फ्री अनाज मिलता है। तो क्या होगा आपके पास? अपनी संपत्ति तो बेच के चले गए थे आप, डोंकी रूट से गए, जैसे भी गए। तो मोदी ने उनको मझधार में छोड़ दिया, केवल ट्रंप खुश रह जाए, इतना सा। नंबर 1 विकास यादव, नंबर 2 18 ब्रिक्स की करेंसी। ब्रिक्स की करेंसी पर अकेले ब्रिक्स ने तो, उसमें तो मोदी भी शामिल थे। एक बार ट्रंप ने यह कहा कि अगर किसी ने पैरेलल कोई करेंसी की बात भी की तो मैं ब्रिक्स के देशों पर 100% टैरिफ लगा दूंगा। हिंदुस्तान का क्या हुआ? इमीडिएटली बैक आउट कर गए, कोई उस पर वो नहीं। क्यों? एक तरफ आप क्वाड के सदस्य हो जो अमेरिका ने बनाया है, दूसरी तरफ आप ब्रिक्स के भी सदस्य हो। क्वाड बेसिकली चाइना का जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है ना। और दूसरी तरफ आप चाइना का जो ब्रिक्स है उसमें भी शामिल हो। एक साथ में दो पैरों पे नाव, दो नावों पर पैर। ये जो सारी स्थितियां हैं, और जो ट्रंप को लाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित कौन थे? मोदी जी के भगत ही तो थे, हवन कर रहे थे अमेरिका में भी और यहां भी। अब वो जब झोला उठा करके हिंदुस्तान में आएंगे तो मोदी जी क्या मुंह छुपाएंगे? ये तो 18,000 है, 17,940 हमने कल चर्चा की थी। आप भूल रहे हैं पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से जहाज आया था, उसमें 200 के आसपास लोग थे, और भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि वो कौन से राज्य के लोग थे। जो ये लोग अमेरिका के अंदर हैं 17,900, इनमें से आधे गुजराती हैं, और जो वहां 7.25 लाख और भी है डंकी रूट और तमाम तरह के जो गए हुए हैं, उनमें भी आधे गुजराती। तो वहां पर तो उनके तो अच्छे दिन वहां तो आए कि नहीं आए नहीं पता नहीं, यहां आते ही तो वो सीधे ही लाभार्थी बनेंगे। तो मेरा जो आपने जो सवाल पूछा कि हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान को एज सच ट्रंप कोई बहुत बड़ा नुकसान कर जाए ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। और ट्रंप का एक चीज और भी देखना पड़ेगा, ट्रंप के लिए हम कोई देश वेश कोई नहीं है उनके लिए, उनके लिए हम एक बहुत बड़ा बाजार है। वो हथियारों का भी बाजार है, उनके तमाम हाईटेक उत्पादों का भी बाजार है, उनको और कोई वास्ता नहीं। वो कंप्लीटली एक प्रॉपर्टी डीलर है, रियल एस्टेट के व्यापारी है, हर चीज का भाव बढ़ाते हैं, और उस भाव बढ़ाकर फिर आपके साथ तुरंत उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, आओ आशीष जी डील करते हैं, लेट्स डील, लेट्स डील उसका फेवरेट जुमला है। जैसे मोदी जी का है ना, तमाम में से अच्छे दिन से उसका लेट्स डील है,
और डील करते हैं। वो कंप्लीटली एक सौदागर आदमी है, ट्रांजैक्शनल है। आपसे बात करेगा तो उसको क्या मिलेगा और नहीं करेगा तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है। चाइना को सबसे बड़ा शत्रु बताता है, अपने इनॉग्रेशन में खुद फोन करके उसको शी जिनपिंग को बुलाता है, बुलाया कि नहीं बुलाया? उसके बाद वो आने से मना कर देते हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। हिंदुस्तान को नीतिगत आधार पर बहुत ज्यादा वो हार्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा अभी नहीं कह सकते, अभी तो तेल देखो तेल की धार देखो की स्थिति है। लेकिन हिंदुस्तान को अपने सारे कार्ड्स दे शुड कीप क्लोज टू देयर चेस्ट और सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं। दिक्कत क्या है कि मोदी जी लाल आंख की बात बहुत करते हैं, उन्होंने चाइना को लाल आंख दिखाने की बात की थी। अब मौका है जब ट्रंप इस तरह की हरकतें करे उनको लाल आंख दिखाएं, लेकिन समस्या है कि वो तो बांग्लादेश को भी लाल आंख नहीं दिखा पा रहे। तो ये जो सारा प्रोपेगेंडा कुछ है और हकीकत कुछ है, इसमें हमें लगता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को तीसरी टर्म में आ गए, उनको थोड़ी सी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और परिपक्वता दिखानी चाहिए। और विदेश नीति, ये जो नारेबाजी है ना दूसरे देशों में जाकर के, कोई दुनिया का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा आपने, आप बता दीजिए, आपका भी लंबा कैरियर है, 25 साल मुझे हो गए, तमाम स्टेट विजिट्स पे हम भी गए हैं साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ और नेताओं के साथ। कभी इस तरह की चीज नहीं कि मोदी मोदी हो रही है वहां पर या कुछ हो रही है, सारी ऑप्टिक्स हो रही है। 4 जर्नलिस्ट जाके, कल भी वो एक मोहतरमा कह रही थी कि मोदी जब आएंगे तो बहुत बड़ा आयोजन करेंगे ट्रंप, शपथ में तो बुला नहीं रहे भाई, तुम क्यों मोदी जी के लिए कवर फायर कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब? तो ऐसे तमाम जो नमूने हैं, ये भी हिंदुस्तान को दुनिया के अंदर उपहास का पात्र बनाते हैं, उपहास का पात्र, हमारा मजाक उड़ता है। और ट्रंप ने एक बार मोदी को कहा भी था, अगर आपको याद हो, कि यार तुमने तो तुम्हारे मीडिया को बिल्कुल काबू कर रखा है, काश मेरे पास भी ऐसा ही मीडिया हो, ये कहा उन्होंने एक बार। तो और वही बाइडेन के साथ हुआ कि बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी थी हिंदुस्तान में, तो बेचारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे देश में जाके करनी पड़ी। तो हमारे प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि विदेश नीति एक गंभीर मसला है, इसको ये फोटो ऑप्टिक्स और सारी चीजों से दूर करके इसको उसी गंभीरता के साथ टैकल किया जाना चाहिए और अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिका की स्कीम ऑफ थिंग्स में आप कहां खड़े हो, ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स में कहां खड़े हो, ये पिछले 36 घंटे में स्पष्ट हो गया है, कोई गलतफहमी मत रखिए। तो उसको आप डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, उसकी पॉलिसीज को सामने आने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, अधीर मत होइए। उन्होंने ना आपका कुछ भला करना है, और बुरा करेंगे कि नहीं ये आपके स्ट्रॉन्ग उस पर डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रॉन्ग विल के ऊपर। अगर कोई मैं चाहूं तो भी आपकी नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप अपना नुकसान ना करवाना चाहें। तो ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के ट्रंप का आना आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चुनौतियां हैं, इससे पार पाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। और जयशंकर चूंकि एक ब्यूरोक्रेट है, तो वो उसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस को नहीं समझ सकते, ये बात माननी पड़ेगी आपको। वो केवल यस मैन है, मोदी कहेंगे 4 फोटो वहां करवा देना, वहां करवा देना, वो उसी में खुश है, उसकी नौकरी पक्की है। बाकी नीतियां वीतियां क्या है वो ना उनकी समझ में आती मोदी जी की, ना उनको समझने की जरूरत है, तीसरी टर्म में आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली अमेरिका के साथ आपका जो संबंध है वो क्रिटिकल मोड पे खड़ा है, और इसको बहुत परिपक्वता से आपको हैंडल करना पड़ेगा, वरना जो मस्क का एजेंडा है वो हिंदुस्तान के लिए वो बहुत भारी हो सकता है। ये मेरा कहना है। आखिरी लाइन जो आपने कहा, मैं यही सुनना चाहता था, यही लाइन सुनना चाहता था कि मस्क, ठीक है चुनौतियां बहुत हैं, सोचना यह है कि चुनौतियों से पार पाने लायक हम उस स्थिति में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। जिस इंदिरा की बात की, जिसे अटल जी ने दुर्गा कहा उस दौर में, वो इंदिरा, उनके पीछे न कोई अडानी खड़ा था, न किसी मस्क का इंतजार था। यही बड़ा फर्क है मोदी जी और इंदिरा गांधी। समस्या यही है कि इन चुनौतियों से पार पाएंगे कैसे, जब मस्क और अडानी से पार पाने की सोच होगी। जब मस्क जो अडानी के फायदे के लिए तमाम देशों में घूम घूम करके, वो केनिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विदेश दौरे अडानी के हितों के लिए हुए, जब सोच लीजिए तो अडानी से बहुत बड़ा है वो इलन मस्क, छोटा मोटा नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत बड़ा है। तो मस्क अगर आ गया तो क्या हालत कर देगा। यहां पर व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की परीक्षा है, मोदी के उस व्यक्तित्व की जो अडानी के इर्द गिर्द परिक्रमा करती नजर आती है। इजाजत दीजिए, कल शाम फिर मिलेंगे, साथ में हेमंत भाई होंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।